सबसे पहले बात करते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर के आकलन की। जीपी उपाध्याय होंगे सिक्किम के नए मुख्य सचिव। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, उपाध्याय के सिक्किम के सीएस बनने की पूरी संभावना है। 1 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे मौजूदा मुख्य सचिव एससी गुप्ता। सिक्किम कैडर के 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं जीपी उपाध्याय। अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में उपाध्याय कार्यरत है। शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव का भी उपाध्याय के पास जिम्मा है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें सिक्किम का मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या बदलेगा हैदराबाद का नाम। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हैदराबाद को भाग्य नगर संबोधित करने के अपने आप में बहुत से मायने हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर पुकारा, बार बार पुकारा। पीएम मोदी ने कहा, भाग्यनगर में ही पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्दी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जा सकता है। इससे पहले भी बीजेपी आरएसएस विहिप के नेता हैदराबाद को भाग्यनगर बोल चुके हैं। 2020 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव के दौरान योगी ने भी हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर पुकारा था। दरअसल 1816 में ब्रिटिश नागरिक एरोन एरोस्मिथ ने तैयार किया था हैदराबाद का नक्शा। उस नक्शे में मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था हैदराबाद का नाम और उसके नीचे भाग्यनगर और गोलकुंडा भी लिखा गया था। यानी पहले इस शहर को हैदराबाद के साथ साथ गोलकुंडा और भाग्यनगर भी कहा जाता था। कुछ लोग हैदराबाद के प्रसिद्ध भाग्य लक्ष्मी मंदिर से भी इस नाम को जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा कई अन्य तर्क भी भाग्यनगर नाम को लेकर सामने आ रहे हैं और 2014 के बाद जितने शहरों के नाम बदले गए हैं वो अपने आप एक मील का पत्थर है। ऐसे में हैदराबाद का नाम क्या वाकई में भाग्यनगर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2020 में योगी ने भाग्यनगर कहकर पुकारा और 2022 में अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद ना कहकर भाग्यनगर कहा और कहा कि पटेल साहब ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा यहीं से दिया था। इसके बाद अटकलें अब शुरू हो गई है कि हैदराबाद का नाम अब भाग्यनगर हो सकता है। परेशान छात्रों के चेहरे पर सिंधिया ने मुस्कान लौटाई है। छात्रा को इंडिगो की एक फ्लाइट के दौरान करना पड़ा था परेशानी का सामना। दरअसल अनुष्का ने ट्विटर पर साझा किए थे अपने बुरे अनुभव। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपनी पोस्ट में छात्रा ने बताया था विमान की लेट लतीफी के चलते 4 अलग अलग एयरपोर्ट के चक्कर काटने पड़े और इसकी वजह से छात्रा अनुष्का का सामान भी उसे मिल नहीं पाया। जब नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रा की ये पोस्ट देखी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया और छात्रा का सामान उसके हॉस्टल के गेट तक पहुंचाने का इंतजाम किया। ईवी में आग लगने की घटनाओं पर केंद्र सरकार सख्त है। ओला, ओकिनावा और प्योर ईवी को भेजा कारण बताओ नोटिस। नोटिस में किया ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की बड़ी चिंताओं को लेकर सवाल। केंद्र सरकार ने वाहन निर्माताओं को चेतावनी देते हुए पूछा कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को जुलाई आखिर तक नोटिस का जवाब देना है और यह जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में न सिर्फ नितिन गडकरी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार ये कह चुके हैं कि हमें प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल, प्राकृतिक गैस के साथ पेट्रोलियम उत्पादों से चलने वाली मशीनरी को कम से कम करना है, मिनिमाइज करना है और नया जो दौर होगा वो होगा ईवी का यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हालांकि अभी फेज सीएनजी और पीएनजी की तरफ है, लेकिन अगला जो भविष्य है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। हिंदुस्तान में न सिर्फ स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर आ रहे हैं बल्कि लग्जरी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर आ रही हैं। ऐसे में अगर शुरुआती फेज में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग रही है तो इसके बाद हो सकता है कि लोगों का रुझान कम हो और इसलिए सरकार इसको लेकर गंभीर सभी को कारण बताओ नोटिस दिया गया और साथ में यह भी कहा गया है, यह भी बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
और अब बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के इंटरव्यू में लिखा है कि कर्नाटक महाराष्ट्र में सरकार बदलने पर सिंघवी ने जो कहा वो दरअसल ये कि इन राज्यों में बीजेपी के सुपीरियर मनी पावर से कांग्रेस हार गई। लगता है कि इसमें चुनावी बॉन्ड की 95% राशि खर्च कर रही है बीजेपी। दरअसल चुनावी बॉन्ड अपने आप में सियासी मुद्दा रहा है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड आरटीआई के दायरे से बाहर है और इसके बारे में पार्टियां बताएं ना बताएं बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करता। और बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसा जो मिला वो चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला, और इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं कि लगता है कि चुनावी बॉन्ड की 95% राशि अब बीजेपी इस तरीके से जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, उसके लिए इस्तेमाल कर रही है। कुछ राज्यों में भय का माहौल बनने के कारण कांग्रेस की पराजय हुई है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, यानी कि निशाने पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, वकील भी हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उनका इंटरव्यू आया और उन्होंने दो चीजों की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने एक तो आरोप बीजेपी पर यह लगाया कि बीजेपी मनी पावर का इस्तेमाल कर रही है और उसके सामने कांग्रेस सरेंडर की भूमिका में। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि मनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है उससे नेताओं में डर है, कुछ राज्यों में डर का माहौल है और इसकी वजह से कांग्रेस की पराजय हो रही है। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे जदयू के आरसीपी सिंह। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया, रविवार को सरकारी कार्यालय कार्यक्रम में हैदराबाद गए थे सिंह और हैदराबाद में थी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिर्फ स्वागत किया था। आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खबर गलत, ये कहा है दरअसल सुशील मोदी। और अब बात करते हैं हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद का न सिर्फ नाम बदलने की चर्चाएं हैं बल्कि पोस्टर वॉर भी चल रहा है। बीजेपी और टीआरएस के बीच में पोस्टर वॉर जोरों पर है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लगे पोस्टर, टीआरएस ने गुजराती में पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल, जवाब में बीजेपी ने उर्दू में पोस्टर लगा दिए। बीजेपी के निशाने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। पोस्टर के जरिए टीआरएस और एआईएमआईएम की मिलीभगत का प्रचार किया गया। ट्विटर पर बीजेपी और टीआरएस के कई हैशटैग भी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के बीच चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और मानकर चलिए जमीन पर चुनाव जब लड़ा जाएगा तब लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने और उसको जीतने की तैयारियां शुरू हो चुकी। सीबीएसई परिणाम की घोषणा में 10 से 15 दिन की देरी हो सकती है और ये उन छात्रों के लिए थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर जो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अब तक पूरी नहीं हुई है सभी केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच। 10 जुलाई तक सीबीएसई रिजल्ट घोषित करने का लक्ष्य था। इंतजार कर रहे 10वीं और 12वीं के लगभग 31 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं जो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पूर्वोत्तर में जिस तरीके से बाढ़ आई है, वहां से विमान से उत्तर पुस्तिकाएं लाने का विचार किया जा रहा है। खास तौर से असम में बाढ़ के कारण जांच और मूल्यांकन का काम रुका हुआ है, वहां तो जिंदगी ही रुकी हुई है। हेलीकॉप्टर से असम की उत्तर पुस्तिकाएं लाने की तैयारी की जा रही है और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिन में सीबीएसई का परिणाम घोषित हो सकता है। लेकिन जो खबरें थी कि 10 जुलाई तक परिणाम घोषित होगा, ये अभी मुश्किल लगता है। और अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि टीओआई के एडिटोरियल की, संपादकीय की। कोलकाता टू हैदराबाद। कोलकाता की तरह अब हैदराबाद में चुनावी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने हैदराबाद में की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2023 के तेलंगाना चुनाव की तैयारी भी करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी और टीआरएस की बैनर्स, पोस्टर से फटा पड़ा है हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने दोनों पार्टियों पर जुर्माना भी लगाया है।
टीआरएस और बीजेपी के बीच लड़ा जाएगा अगला तेलंगाना विधानसभा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की तरह चंद्रशेखर राव बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। 12 जुलाई को झारखंड के विश्व प्रसिद्ध देवभूमि देवघर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देवघर में महत्वपूर्ण योजनाओं का न सिर्फ वो शिलान्यास करेंगे बल्कि उद्घाटन भी करेंगे। देवघर में बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम मोदी। संताल परगना के लोगों को सौगातें भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। न सिर्फ शिलान्यास होगा यानी कि आधारशिला भी रखी जाएगी और फीता भी काटा जाएगा। कुछ सौगातों की शुरुआत होगी तो कुछ सौगातों को फीता काटकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस समय आधी क्षमता से ही चल रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जजों की जो कुल संख्या बॉम्बे हाईकोर्ट में है वो है 96 पद। 57 जज इस वक्त काम कर रहे हैं। 5 जज इस साल रिटायर हो जाएंगे, संख्या हो जाएगी 52। केंद्र के पास 26 नामों की सिफारिश विभिन्न चरणों में लंबित चल रही है। 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 10 वकीलों की सिफारिश मुंबई हाईकोर्ट कॉलेजियम ने भेजी थी। 2 सूचियां दिसंबर में भेजी 10 वकीलों को जज बनाने की सिफारिश। अभी तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास नहीं पहुंची इस सिफारिश। अप्रैल में हाईकोर्ट ने भेजी 8 जिला जजों के प्रमोशन की सिफारिश। अब तक किसी भी सिफारिश पर केंद्र की तरफ से फैसला नहीं हुआ और इसलिए मुंबई हाईकोर्ट को अभी इंतजार करना पड़ रहा है। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती घोटाले में आईपीएस अफसर गिरफ्तार किए गए हैं। कर्नाटक में पिछले साल अक्टूबर में हुई थी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा। 545 पदों के लिए 54,287 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, परीक्षा दी। परीक्षा के कस्टोडियन थे तत्कालीन एडीजीपी अमृत पॉल। कलाबुर्गी स्कूल में सीसीटीवी बंद कर ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई थी। एफआईआर में अमृत पॉल सहित 22 आरोपियों के नाम आए थे। सीआईडी ने 14 से 18 घंटे की पूछताछ के बाद पॉल को गिरफ्तार कर लिया है। स्पाइसजेट के विमान की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी जान लीजिए। तकनीकी खराबी के बाद कराची में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जा रहा था स्पाइसजेट का विमान SG-11। सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान की तकनीकी जांच भी जारी है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग पर DGCA का बयान आया और कहा गया कि ईंधन कम होने की शक पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ईंधन टैंक से रिसाव नहीं हुआ था। बेटी के अंतरजातीय विवाह से नाराज पूर्व विधायक ने हत्या की सुपारी दी है। मंडोरा सारण के पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पांडव गिरोह के अभिषेक सिंह और छोटे सरकार को यह सुपारी दी गई। बेटी की हत्या करवाने के लिए 20 लाख रुपए का ठेका दिया गया। जरा सोचिए, 20 लाख रुपए बेटी को नवजीवन के लिए देते तो वो खुशहाल है। जिनको पाल पोस कर बड़ा किया अब उनको मारने की साजिश रची जा रही। पटना में पति के साथ रह रही थी पूर्व विधायक की बेटी। शूटर की पिस्टल में गोली फंसने से शर्मा की बेटी की जान बच गई। और कहते हैं चाकू राखी साइयां मार सकी ना कोई। जब पिता ही दुश्मन बन जाए तो फिर किस्मत साथ देती है। और जब किस्मत की रेखाओं में पति के साथ रहना लिखा हो तो पिता क्या कर सकता है। बेटी के चक्कर में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपनी ही बेटी की सुपारी दी। लेकिन सोचिए, हम बात करते हैं ना कि जात पात धर्म सब बेकार है, इंसानियत सबसे ऊपर। ऐसा है नहीं। सामाजिक ताने बाने अभी भी इतने उलझे पड़े हैं कि जरा सोचिए, एक पूर्व विधायक है जो असेंबली में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, कहते होंगे कि सब बराबर है और अपनी ही बेटी की सुपारी देने की तैयारी। नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट जजों की मौखिक टिप्पणी से जुड़ा प्रकरण। राजस्थान सहित देश भर के रिटायर्ड न्यायाधीश, सेना के अफसर, नौकरशाहों ने लिखा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की टिप्पणियों को बताया लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश। जजों के बयान की निंदा करते हुए बताया न्याय की लोकाचार के खिलाफ। मौखिक बयान वापसी तक
जज को रोस्टर से बाहर रखने की मांग की गई। ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फोरम के तहत 15 रिटायर्ड जज, 77 पूर्व IAS, IPS और सेना के 25 अधिकारियों का पत्र में हवाला दिया गया। पत्र लिखने वालों में राजस्थान हाईकोर्ट के कई पूर्व जस्टिस भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 जुलाई तक नामांकन होंगे। 20 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 22 जुलाई तक नाम वापस ले सकेंगे। 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन होगी वोटों की गिनती और 6 अगस्त को ही घोषित किए जाएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। अगर सत्ता पक्ष विपक्षी दल दोनों खेमे होते हैं एक उम्मीदवार के नाम पर सहमत, तो उपराष्ट्रपति का आम सहमति से निर्विरोध निर्वाचन हो सकता है। हालांकि कम ही नजर आ रहे हैं इसके आसार, और अगर विपक्ष की तरफ से भी उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया तो फिर चुनाव बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे हैं। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। राहुल गांधी ने बयान दिया था, सभी चोरों का नाम मोदी क्यों, और इस बयान पर अब मुश्किल में है राहुल गांधी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिए। उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने के निर्देश दिए गए। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने कहा, वो जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने राहुल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया था। दरअसल रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने दायर की थी शिकायत, और राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में एक चुनावी सभा में दिया था बयान, और बयान में कहा था सभी मोदी चोर हैं, और इस बयान को लेकर मोदी समाज आहत हुआ था। वीवो समेत चीनी कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। देश भर में 44 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में कार्रवाई की गई है। जम्मू में करीब 2 घंटे तक चली कंपनी से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की है। फिलहाल कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। मामले में CBI भी कर रही है जांच। हाल ही में GST विभाग ने वीवो कंपनी से वसूले थे 220.13 करोड़ रुपए। तो वीवो समेत चीनी कंपनियों पर बड़ा एक्शन ईडी लेता हुआ कई जगहों पर छापेमारी की गई है। देश भर के 44 ठिकाने ऐसे हैं जहां प्रवर्तन निदेशालय का छापा लगा है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में कार्रवाई की गई। जम्मू में भी कार्रवाई की गई है। 2 घंटे तक कंपनी से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की, और फिलहाल कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी जारी है। मामले में CBI भी मामले की जांच कर रही है।